दरवाजे खुल। हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। हफ्ते की शुरुआत हो रही है, सोमवार का दिन, और पिछले हफ्ते सेकेंड हाफ में हमने कुछ अनवाइंडिंग के प्रेशर्स बढ़ते हुए देखा था भारतीय बाजारों में। वेडनेसडे के दिन प्रेशर बढ़ा, थर्सडे एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट टेकिंग आई, फ्राइडे तो खैर प्रेशर और प्रोफाउंड हो गया था जब निफ्टी 350 पॉइंट गिरा। तो लग रहा था वो नर्वसनेस है फेड के इवेंट की। दरअसल इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट जो है वो कल से यूएस एफओएमसी की, जो यूएस के सेंट्रल बैंक की रेट सेटिंग कमेटी है, उसकी 2 दिनों की बैठक शुरू होगी। आउटकम आएगा वेडनेसडे को रात 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। और अब वो डर ये है कि फेड करेगा क्या। 75 की जगह हम 100 की तरफ तो ऑलरेडी बातचीत करने लगे हैं कि 1% सीधे सीधे दरें बढ़ाता हुआ नजर आएगा, पर उसके आगे की कमेंट्री, ट्रेजेक्टरी, ये सब इंपॉर्टेंट। उससे पहले की नर्वसनेस थी वो लास्ट वीक तक थी, आज शुरू हुए वोलेटाइल पस्त पड़े, ऐसा लगा वापस ठंडे पड़ रहे हैं, पर इंटरेस्टिंग जंक्चर से हम लोग घूमे और देखिए क्या मूव पकड़ा है। अब हो क्या रहा है, निफ्टी एक समय 100 पॉइंट नीचे चला गया था, आज के क्लोज थे 430 मतलब प्रिसाइसली 100 पॉइंट नीचे। फ्राइडे का क्लोज था 530 का। वो 430 तक गिरने के बाद देखिए क्या रिकवरी आई। वो 100 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी 90 पॉइंट ऊपर है। दिन के लो से 190 195 अंकों की मजबूती के साथ अब हम, या फिर रिकवरी के साथ हम इस समय कामकाज करते हुए 0.5% निफ्टी ऊपर। और ये निफ्टी की ट्रेजेक्टरी कौन बदल के गया, वो है निफ्टी बैंक, जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी बैंक शुरुआत हुई ठंडा था, वीक था, प्रेशर माउंट हुआ, एक समय 260 270 अंक गिर गया। वो 260 अंक नीचे वाला निफ्टी बैंक अब 280 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिन के लोस से 550 पॉइंट की बहुत बढ़िया रिकवरी, और वो उसमें प्राइवेट हो पब्लिक हो, सारा बैंकिंग एज अ स्पेस गजब का मूव डिलीवर कर रहा है। हेवीवेट्स में जोड़ दीजिए कुछ और नाम। बैंक्स तो ही है, बैंक में सिंगल आउट करने की जरूरत नहीं है, कई सारे स्टॉक्स पर हमने चर्चा करी थी, कोई एचडीएफसी बैंक, कोई इंडसइंड बैंक, कोई एक्सिस बैंक, बढ़िया मूव्स डिलीवर करके दे रहे हैं। हेवी वेट्स में आईटीसी जोड़ दीजिए इस कड़ी में, और बजाज फिनसर्व, पर वो आईटीसी का वेटेज तगड़ा। ये वो आईटीसी, बैंक्स, ये सब स्टॉक्स के थ्रू अब आप निफ्टी को देख रहे हैं 0.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। ब्रेथ पॉजिटिव है, 3:2 का रेशियो है, 2 गिर रहे हैं तो 3 स्टॉक्स मजबूती के साथ। 60% मार्केट इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, पर ये वोलेटिलिटी गजब की रही। अब थोड़ा सा क्लियरली डिफाइंड है, थोड़ा सा मोमेंटम रिकवरी ट्रेड बढ़िया स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ। तो पहले अब वीडियो से समझ लिया जाए, उसके बाद आगे एक्सपर्ट्स जुड़ते हुए नजर आएंगे हमारे साथ। आज 10 के दमदार ट्रेड्स पे हमारे साथ होंगे जेम फाइनेंशियल से आशीष चतुर्मोता साहब, और साथ साथ ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब। आप दोनों का स्वागत है, गुड मॉर्निंग। लेकिन पहले वीरू आपके पास, भाई बढ़िया मूव तो पिक कर लिया है, व्यू क्या बन रहा है? वो हम ऊपर की तरफ थे 649 710 का जोन अहम, उसी स्टिफ जोन की तरफ बढ़ रहे हैं वीरू। आशीष देखिए 649 उस जोन को काटेंगे तो थोड़ा सा शॉर्ट स्क्यूज हो सकता है, लेकिन मेरे मुताबिक निफ्टी को कंफर्टेबली लॉन्ग करने के लिए आपको 710 की ट्रेजेक्टरी को पार करना जरूरी है। बेटर है फोकस कीजिए निफ्टी बैंक पे, जहां स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ है, जहां स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ है। निफ्टी बैंक आशीष, आपको याद होगा सुबह जब हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड तब कीजिएगा जब 40-500 की ट्रेजेक्टरी को वॉलेट कर दे। 40-500 इसने वॉलेट नहीं किया। निफ्टी बैंक, निफ्टी ने अपने प्रीवियस डे के लो को वॉलेट किया 100 पॉइंट के फ्रैक्शन से, और इसने अगर अब नहीं किया तो पॉजिटिव एवरेजेस वही था। आशीष, मेरा व्यू यही था 41,000 के ऊपर लॉन्ग करिएगा। मॉर्निंग स्ट्रेटेजी में क्लियरली मेंशन था 41,000 के ऊपर एग्रेसिव ट्रेडर लॉन्ग कर सकते हैं। वहां पे 13,82,000 का आउटस्टैंडिंग वाई था, वहां उसके ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। और क्या मिल सकता है आपको 980 4110 के ऊपर, क्या मिल सकता है? 390 510 मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा 22 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेकर जो कॉल राइटर खड़ा है वो है 41,500 के जोन में। सो ये करीब 200-250 पॉइंट आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। निफ्टी पे कन्वेक्शन के लिए आशीष 644 649 या फिर 710 के जोन को बाइसेक्ट करना जरूरी है आशीष। ये है क्रूशियल लेवल जिनको आपको वॉच आउट करना है। चतुर्मोता साहब,
क्या अप्रोच रख रहे हैं भाई? इवेंट बड़ा है, वोलेटिलिटी काफी, कुछ वीकनेस, कुछ एक्सेसेस हमने वाइप आउट कर लिए लास्ट वीक। अब कैसा मूड बन रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए मेरे हिसाब से बाजार ने 17,500 के नीचे एक डिप लगाई और जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, वहां पर एक लो बनाकर हम जिस तरह से रिकवर हो रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छे सपोर्ट ट्रेजेक्टरी पे बाजार ने अपना बेस बनाकर एक रिकवरी दिखाई है। यहां से मेरे हिसाब से 17,850 तक का एक अपमूव आपको निफ्टी के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। 17,450 जो कि आज का लो है, इसी को मैं एक स्टॉप लॉस समझकर लॉन्ग ट्रेड बाजार में मेंटेन रखूंगा। और मेरी सबसे पहले जो पिक होगी वो बैंकिंग से होगी, क्योंकि बैंक्स सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी एक बड़े आउट परफॉर्मेंस के दौर में चल रहा है और ये कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पहली पिक होगी एक्सिस बैंक के अंदर, जहां मुझे लगता है 785 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 840-850 के लक्ष्य इस अपमूव में मैं एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखता हूं। तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक एक टॉप पिक बैंकिंग बास्केट के अंदर नजर आती है। दूसरा स्टॉक मेरा कैश सेगमेंट से होगा, जिसको मैंने आपके शो पर चार्ट के चमत्कार पे भी रिकमेंड किया था। 310-11 की जोन में स्टॉक है पूनावाला फिनकॉर्प, जिसने 330 का हाई मारा और फिर एक डिप लगाई। मुझे लगता है इस डिप में वापस इस स्टॉक के अंदर अब एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 323 इस समय स्पॉट लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 318 का एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 350 360 की ट्रेजेक्टरी शॉर्ट टर्म में और पोजिशनल बेसिस पे हमें लगता है स्टॉक 400 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। फंडामेंटली भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक में करीब आज 15,000 करोड़ का लोन एयूएम है, जिसको कंपनी ने कहा है फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स यहां से लोन एयूएम जा सकता है। तो मुझे लगता है एक बढ़िया लोन ग्रोथ का मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को नजर आएगा और एक टर्न अराउंड स्टोरी के तौर पर मुझे स्टॉक नजर आता है। पूनावाला फिनकॉर्प कैश मार्केट में और वायदा में एक्सिस बैंक, ये दो प्रिफर्ड पिक्स हो गए इस समय 10 के दमदार ट्रेड्स के चतुर्मोता साहब के। एक्सिस बैंक का ट्रेड हम पिछले शो से भी राइट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स ने लगातार बैंक स्टॉक्स हाईलाइट करे थे, उसमें से एक 4 का चौका में एक्सिस बैंक भी मेंशन हुआ था। अमित सेठ साहब, रडार पे क्या आ रहा है? वो हमने सुबह जब बातचीत करी थी तो बाजार में रिलायंस का बिहेवियर क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत होगी ओपनिंग के बाद, और कुछ हेवी वेट्स की बात हुई थी। अब ये बताओ आप, 45 मिनट का जो सेशन कल्मिनेट हुआ, वो जो सुबह मॉर्निंग कॉल में चर्चा हुई थी, अब स्क्रीन को देखिए कितना कन्विक्शन आ रहा है और आपके ट्रेड्स कौन से हैं इस समय के? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आशीष जी, जैसे कि हमने सुबेरे डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू इंडेक्स, और हमने ये भी कहा था कि इतने बड़े फॉल में 10 डेमा भी इसने अपना वायोलेट नहीं किया, और आज एग्जैक्टली हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने 10 डेमा को टच करके एक अपमूव दिया है। तो डेफिनेटली पोजीशन अगर बनानी है तो इसी सेक्टर में रहेंगे, चाहे स्टॉक्स विद इन सेक्टर और इंडेक्स विद इन इंडेक्स में। निफ्टी में आशीष जी हमने कहा था कि जब तक निफ्टी, जो मेरा पर्टिकुलर व्यू था कि जब तक 10 डेमा क्रॉस नहीं करता है, जो कि लगभग 17,680 के लेवल पे आता है, 680-700 के लेवल में, तब तक निफ्टी में थोड़ी मैंने उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो बेटर ऑप्शन विल बी ट्रेड थ्रू बैंक निफ्टी। तो अगर किसी ने इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है तो मेरी राय है कि आप बैंक निफ्टी के थ्रू ट्रेड करें, और अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो थोड़ा वेट करें जब तक हम अपना 20 डेमा रिकवर ना कर लें। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में आशीष जी मेरा आज का टॉप पिक रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ और मोमेंटम है। इस स्टॉक ने भी अपना 10 डेमा टच करके आज एक वापस अपमूव देख रहे हैं। करंटली प्राइस इसका लगभग बैंक ऑफ बड़ौदा का 140 रुपये 50 पैसे है। कैश में बाई की सलाह है। 137 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 146 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। आशीष जी, दूसरा स्टॉक मेरे डिफरेंट सेक्टर से रहेगा, क्योंकि बैंक्स की हम काफी बात कर चुके हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में हम कंटिन्यूअस ट्रेंड देख रहे हैं। परसों के भी सत्र में जब बाजार में क्रैक आ रहा था थर्सडे और फ्राइडे को, पावर ग्रिड ने अपना ब्रेकआउट लेवल होल्ड किया। तो पावर ग्रिड को बाय किया जा सकता है। करंटली प्राइस 237 का है, स्टॉप लॉस रहेगा 234 का, और टारगेट लगभग रहेंगे 243 रुपए के, 243 के। ओके, पावर ग्रिड में आप देखिए आपको अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और देखिए बताओ ट्रेडर, अगर कोई कॉन्ट्रा कॉल लेनी है तो कौन सा स्टॉक हो सकता है? मैं एक दो चीज़ आपके स्क्रीन पर रखता हूँ। आशीष चतुर्वेदी जी प्लीज देखिएगा, निफ्टी आईटी आज एक पुल बैक मोड में है, 2691 एट डे हाई, और अब ये शुक्रवार की कैंडल में एंटर कर गया। आई नो, आई थिंक ये ट्रेजेक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेक्ट्री है। ये है मल्टी मंथ बेस, और ये है 17 जून से लेके अब तक का हमारा बेस, जहां से हमने पुल बैक दिया है। ड्यूरिंग द डे
माइट भी ये अग्रेसिव हो भी जाए, ऐसा हो भी सकता है। कोई स्टॉक आप एक पुल बैक के लिए खेलना चाहेंगे? आई एम जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ टेक महिंद्रा। लुक एट टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा अब अपने शुक्रवार के सेकेंड हाफ के हाई को बाइसेक्ट करता हुआ, कोई कॉन्ट्रा कॉल बतौर एग्रेसिव ट्रेडर लेनी हो ड्यूरिंग द डे, तो वो क्या होगा? टेक महिंद्रा 1% ऊपर। कोई और ऐसा स्टॉक या टेक महिंद्रा पे आपका टेक? देखिए अभी तो हम लोग इतना क्लोजली अभी आईटी में तो हमने एंट्री नहीं रिकमेंड की, बट डेफिनेटली जब आपने बात की तो मैंने टेक महिंद्रा का चार्ट देखा। टेक महिंद्रा में डेफिनेटली पिछले 3 हफ्तों के बेस को रिस्पेक्ट ये स्टॉक कंटिन्यूसली कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे सितंबर 2 का जो वीकली कैंडल बना था वहां पे स्टॉक ने 1018 का लो बनाया, और आज के सत्र में हम देख रहे हैं तो 1023 का, यानी एक हायर बॉटम का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं टेक महिंद्रा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से पुल बैक ट्रेड के तौर पर यहाँ पर 1070 1072 तक की एक तेजी देखने को मिल सकती है, बट उसके लिए प्री कंडीशन होगी कि स्टॉक में आपको एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1025 का। 1025 के स्टॉप के सामने मैं समझता हूँ पुल बैक ट्रेड टेक महिंद्रा का देखने को नजर आ सकता है। चलिए लौटता हूं आप लोगों के पास कुछ और बढ़िया स्टॉक पिकिंग के लिए, लेकिन अब इस समय हमारे साथ कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह सर जुड़ते हुए। नीलेश सर हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। नीलेश सर इस समय फोन लाइन पे जुड़ पा रहे हैं, पर ठीक है, जरूरी है उनके व्यूज जानना। नीलेश सर, ये इंपॉर्टेंट हफ्ता है, जब हफ्ते की शुरुआत में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो फेड की मीट, उसका आउटकम, पहले सब कह रहे थे 50 से 75, बाजार ने डाइजेस्ट कर लिया, 75 से सब 100 बेसिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो डिबेट छिड़ा हुआ है। और उस मीट से पहले सबको पता है कि सेंट्रल बैंक एग्रेसिव होता हुआ शायद वहां का नजर आएगा। ये हमें डर लग रहा है आउटकम का, ये बाजार डर नहीं रहा है, कैसे रीड करूं इसको? बाजार इस वक्त फ्लो के ऊपर चल रहा है, एंड फ्लो वाइज अगर बायर्स एग्रेसिव रहेंगे सेलर्स से तो मार्केट सपोर्टेड रहता है, लेकिन फंडामेंटली अगर कहे तो हम अपनी जगह पे अपने एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर है, मे बी मार्जिनल प्रीमियम। हमारी 10 साल की एवरेज पी तकरीबन 18.5 के आसपास है, आज हम 19.5 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन बाकी जो दुनिया की मार्केट्स है वो अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से काफी नीचे ट्रेड हो रही है, तो उनके सामने हम महंगे लगते हैं, अपनी एवरेज वैल्यूएशन के सामने नॉर्मल लगते हैं। और इसी कश्मकश में जिस दिन पैसा आता है मार्केट सपोर्टेड रहता है, जिस दिन मार्केट इन्वेस्टर को लगता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है मार्केट, तब मार्केट गिरता है। ये ठीक है, ये फ्लोज, अब ये हम बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जब ग्लोबल क्यूज खराब थे हिंदुस्तान का बाजार आउट परफॉर्म कर रहा है, हम रेजिलिएंट हैं, वो क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल था, हम रेजिलिएंट थे। ये रेजिलियंस के पीछे हिंदुस्तान की कोई खास कारण क्या नीलेश सर? क्यों हम रेजिलिएंट नजर आते हैं? कुछ खास है क्या हमारी अर्थव्यवस्था में जो आसपास नजर नहीं आ रहा लोगों को, गोरों को? 2014 में हम दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, आज 5th लार्जेस्ट हुए हैं, और 2030 तक 3rd लार्जेस्ट होने की उम्मीद है। इस प्रकार की तेज जो गति है अर्थव्यवस्था की, वह निवेशकों को भारत के प्रति निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसे कह सकते हैं कि हम एक ओएसिस इन द डेजर्ट है, बाकी दुनिया में इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफी वीक हो रहे हैं, और हम ऑयल के दाम ट्रिपल डिजिट में थे तब भी उसे सहन करके आगे बढ़ रहे थे, और अब जब डबल डिजिट में आ गए हैं तो उम्मीद है कि हमारी ग्रोथ की रफ्तार और तेज होगी। तो बाकी लोग बहुत नीचे हैं और इसलिए हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी एक और चीज़, अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर के इन महीनों को देखें तो एफआईएस का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो हुआ। उस स्ट्रॉन्ग फ्लो का कारण क्या था? मतलब लिक्विडिटी जब भारत की तरफ आ रही थी, और जब यूएस में उस वक्त भी उस लिक्विडिटी को आभास था कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट है वो किस ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। बट आपको क्या लगता है, यूएस में जिस प्रकार से अगर आप देखें इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी है और जिस रेट हाई के क्वांटम की बात हो रही है,
ऐसे में क्या ये जुलाई और अगस्त और सितंबर में जो लिक्विडिटी भारत को चेज कर रही थी वो क्या अगेन ड्राई हो सकती है या फिर रिवर्स हो सकती है, इस पर आपका व्यू? सो अक्टूबर 21 से देखे जून 22 तक एफपीआईज ने 2.5 लाख करोड़ का माल बेचा। मोटा मोटा वो माल उन्होंने इसलिए बेचा, जैसे मैंने पहले बताया, और देशों के सामने भारत वैल्यूएशन वाइज महंगा लगता था। दूसरा, भारत में प्रॉफिट था। पिछले 8 सालों में हमने इमर्जिंग मार्केट से 4 गुना रिटर्न दिया है। पिछले 12 सालों में हमने इमर्जिंग मार्केट से 6 गुना रिटर्न दिया है। पिछले 20 सालों में हमने इमर्जिंग मार्केट से 1.5 गुना रिटर्न दिया है। तो यहीं पे प्रॉफिट था, बाकी किसी मार्केट में तो प्रॉफिट था नहीं। और तीसरा, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जितने एफपीआई बेच रहे थे हम ले रहे थे, तो यहाँ पे एग्जिट थी। ये तकरीबन 8-9 महीने एफपीआई ने किया और फिर उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ कि दुनिया की इमर्जिंग मार्केट में एंट्री इजी है, एग्जिट डिफिकल्ट है। भारत एक ऐसा मार्केट है जहां पे एग्जिट इजी है और एंट्री डिफिकल्ट है। अब उन्हें लगा कि हम ये जो प्रॉफिटेबल मार्केट है वहां से क्यों बेचें। बाकी मार्केट के सामने भारत की ग्रोथ स्टोरी अच्छी लगती है, वैल्यूएशन दूसरों के सामने महंगे है, बट सोना सोने की कीमत पे ही ट्रेड होगा, पित्तल पे तो नहीं ट्रेड होगा। तो अब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ तो खरीदने लगे। एंड उस वजह से जुलाई अगस्त में उनकी बाइंग हमने देखी, और जितनी छोटी सी भी बाइंग की मार्केट ऊपर आ गया। तो एक कश्मकश है विदेशी निवेशकों में। शॉर्ट टर्म में भारत, 1 साल में भारत एक्सपेंसिव लगता है, 5 साल में सबसे सस्ता लगता है। तो करे तो क्या करे। अच्छा नीलेश जी, ये पेन और आई थिंक यूएस का जो पेन था, आई मीन यूएस मार्केट्स और हम प्राइस वाइज अगर आप देखें पिछले 3 महीने में बहुत, अगर आप देखें डिफरेंस क्रिएट हो गया है उनकी प्राइस परफॉर्मेंस और हमारी प्राइस परफॉर्मेंस में। लेकिन निफ्टी आईटी सबसे ज़्यादा पेन में, और मैं जब से इस वक्त जब आपसे बात भी कर रहा हूँ सर, आप यकीन मानिए हम मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में निफ्टी आईटी ट्रेड कर रहा है। अभी क्या आईटी से दूर रहें और सीवियर डाउनसाइड खुल सकता है, आपका मानना है यहाँ पर आईटी को लेकर? 2000 से 2010 का समयकाल देखे तो भारतीय मार्केट ने अमेरिकन मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। 2010 से 2020 के दशक में अमेरिकन मार्केट ने भारतीय मार्केट को आउट परफॉर्म किया था। हो सकता है 2020 से 2030 में वापस इतिहास रिपीट हो जाए और भारतीय मार्केट अमेरिकन मार्केट को आउट परफॉर्म करे। तो हमारा जो डाइवर्जेंस अमेरिकन मार्केट से चल रहा है वो हमारी इकोनॉमी के तहत है। पिछले 12 महीनों से भारतीय महंगाई का दर अमेरिकन महंगाई के दर से नीचे है। ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो उनकी मार्केट उनकी इकोनॉमी को फॉलो कर रही है, हमारी मार्केट अपनी इकोनॉमी को फॉलो कर रही है। रही बात आईटी सेक्टर की, तो उसमें पहले ग्रोथ की उम्मीद 10-15% यूएस डॉलर टर्म्स में थी। अब ग्रोथ की उम्मीद 8 से 10% हो गई है। तो ये ग्रोथ एडजस्टमेंट प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमें लगता है यहाँ से आने वाले 6 आईटी सेक्टर में अक्यूमुलेशन करने का मौका मिलेगा। आपको धीरे धीरे आईटी क्षेत्र में पोजीशन बिल्ड करनी है। जैसे प्राइस में 8 से लास्ट के में निवेश करना उचित रहेगा। थोड़ी ऑडियो में दिक्कत। नीलेश सर, वो एक एनएफओ आया था कोटक बिजनेस साइकिल, सुना है बड़ा अच्छा रिस्पांस गार्नर करता हुआ। कैसा रहा उसका रिस्पांस, और अब डिप्लॉय कैसे करना है, कहां करना है, उसकी क्या तैयारी कर रहे हो आप लोग? किस की थीम पे बेट कर रहे हो? कौन कौन सी की थीम्स हैं जो आप लोग को पसंद आ रही हैं? कोटक बिजनेस साइकिल फंड का हमारा एनएफओ ओपन है। 21 तारीख को वो क्लोज होगा। अच्छा। ये एक फंड है जिसमें फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिप्शन रहेगा। जो सेक्टर उसे अच्छे लगे उसमें वो निवेश कर पाएगा। जिस सेक्टर में साइकिल बिजनेस की फेवरेबल होगी वहां पे हम निवेश करेंगे, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। इस फंड के प्रति निवेशकों का उत्साह काफी अच्छा है। एंड हम इस फंड में अगर आज की तारीख में निवेश करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज,
ऑटोमोबाइल और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे केमिकल हुआ, सीमेंट हुआ, इस प्रकार के क्षेत्र में निवेश करेंगे। इस प्रकार की मार्केट में तकरीबन 60 से 65% लार्ज कैप में रखेंगे, 30 से 35% स्मॉल एंड मिड कैप में रखेंगे। इंटरेस्टिंग। चलिए, बेस्ट विशेस उस ऑफरिंग के लिए। नीलेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और थैंक यू। बहुत बढ़िया। आधे % के उछाल के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ ऑलमोस्ट 100 अंक ऊपर। बढ़िया सेशन पैन आउट हो रहा है अब तक का। आशीष जी, ये मोमेंटम में मन कर रहा है क्या कैरी करने का? वैसे आउटकम तो आना है वेडनेसडे को। यहां से निफ्टी की चाल आप आगे कैसी देख रहे हो? ये दिवाली तक कहां जाएगा निफ्टी? ऐसा कुछ पूछते होंगे सब आपसे कि दिवाली कहां बनाऊंगा मैं निफ्टी पे? बिल्कुल। तो आशीष जी, देखिए, हमारा बायस तो पॉजिटिव बना हुआ है। थोड़ा सा जरूर वोलेटिलिटी बाजार में देखने को मिल रही है, बट इसको भी पोजिशनल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को देख के यही समझ में आता है कि ये बेस कहीं ना कहीं बाजार 17,500 17,300 की ट्रेजेक्टरी पे बहुत मजबूत पोजिशनल सपोर्ट जोन्स है। और इवेंचुअली हमारा मानना है कि 18,400 18,500 की जो कि पुराने ऑल टाइम हाई है, वो आपको शायद दिवाली तक छूते हुए नजर आ सकते हैं। बट हमने बैंक निफ्टी पे एक बहुत क्लियर आपके शो पे कुछ दिन पहले एक रिकमेंडेशन दी थी, जहां हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस देगी निफ्टी को, क्योंकि जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि केपेक्स साइकिल रिकवर होगी, तो बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ बहुत एक जबरदस्त फॉर्म में जाएगा, और जिसका बेनिफिट सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक और पीएसयू बैंक्स को मिलेगा। तो 45,000 की बात हमने बैंक निफ्टी की आपके चैनल पर दिवाली तक की है। तो मुझे लगता है वहां पर पे सबसे बड़ा आउट परफॉर्मेंस नजर आएगा। पीएसयू बैंक भी सीटीएफ, ये हमें काफी पसंद आता है। इसके बारे में हमने चर्चा की है कि इस बैंकिंग को प्ले करने का एक तरीका अच्छा है, पीएसयू बैंक 20 के ईटीएफ को भी लिया जा सकता है। इस बीच कॉर्पोरेट स्कैन में आज ऑल कार्गो के वाइस चेयरमैन वीएस पार्थसारथी साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पार्थसारथी सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये जो कॉन्टोर्स आए पार्थसारथी सर, ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के, अब उसमें तो मुझे एक ही की चीज नजर आई सबसे इंटरेस्टिंग, कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स इज 14 to 18% ऑफ जीडीपी, जिसे रिड्यूस करके हम सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके तर्ज पे। ये जो ब्रॉडर कॉन्टोर्स अब तक सामने आए, उसको देखकर लगता है ये अचीवेबल है? थैंक यू। आपसे जुड़ के हमको भी हमेशा खुशी होती है, आज भी है। ये क्या हुआ है, लास्ट टाइम जो लॉन्च हुआ था पीएम गति शक्ति, हाँ, वो मानिए कॉर्पोरेट का एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि नेटवर्क को कस्टमर से ऑर्डर से लेके एग्जीक्यूशन तक का सारी मामलों के ऊपर जोर डालता है, उसी का इक्विवेलेंट कॉर्पोरेट नेशनल पॉलिसी था वो। अब अगर देखें और कॉर्पोरेट से तुलना की जाए तो कैसे एंटरप्राइज ईआरपी सिस्टम होता है जो कि पूरी एंटरप्राइज को बांधता है, उसी तरह लॉजिस्टिक की जो पूरी इंडिया को बांधता है, वो जो पॉलिसी है ये अब उन्होंने लॉन्च की है, विच इज व्हाट दे आर कॉलिंग द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और ये इसलिए बढ़िया है कि हम इसको 3-4 तरीके से करते हैं। इसको ना सेंटर में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो लॉजिस्टिक को टच करते हैं, इस इंडस्ट्री को, और सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको कैसे एक सूत्र में बांधना है, स्टेट और सेंटर को एक सूत्र में कैसे बांधना है, इंडस्ट्री वालों को एक सूत्र में कैसे बांधना है, और इंडस्ट्री डिफरेंट सेक्टर को एक सूत्र में कैसे बांधना है, ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है। और फिफ्थ वन इज कैसे मल्टी मॉडल डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिस्टिक वाले को लाना है। तो ये पॉलिसी पहली बार ये सबको एक सूत्र में बांधने के, सो यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ पुटिंग ऑल दिस ज्वेल्स इन वन स्ट्रिंग टू ब्रिंग इट टुगेदर। सो इसके कारण पॉसिबल है, ये एंड नहीं है, इससे रिलेटेड और अनाउंसमेंट्स आगे आते हुए नजर आएंगे, ऐसा मान के चलूं क्या सर? ये जो या तो जो सैटरडे को आ गया अनाउंस हो गया, दैट इज द होल एंड सोल ऑफ दिस पॉलिसी। सो नहीं, पहली बात यह कि जो भी आपने पॉलिसी की ये सुनी है, दिस इज पुटिंग ए फ्रेमवर्क। इसके साथ एक 8 जो उन्होंने रखी हैं ज्वेल्स, हर एक पे तो काम होगा, और दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। सो आप देखेंगे कि एवरी वन ऑफ दोज 8 उसमें खुलासा भी आएगा, उसमें ज्यादा काम भी दिखेगा,
और नेक्स्ट 1 2 3 साल में तो मतलब और एनीवे उन लोगों ने टारगेट तो वेरी क्लियरली रखा है कि नॉट ओनली कॉस्ट शुड कम डाउन, हम टॉप 25 में गिने जाने चाहिए ऑन द लॉजिस्टिक फ्रंट हैं, और हमारे डेटा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। सो डिजिटल के लिए और फिजिकल दोनों का जो तालमेल है वो बहुत बढ़िया होगा इसके कारण। सो आई एम सीइंग मोर अनाउंसमेंट बीइंग मेड इन द फ्यूचर। तो इसमें और रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आते रहेंगे आगे भी। तो Yeah. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जो यूलिप की बात करी गई थी, यूनिफाइड। अब Yeah. वो इसके अलावा ये पॉलिसी क्या इस तरफ बढ़ा रही है फ्रेमवर्क की ये रोड से हम रेल, एग्री लॉजिस्टिक्स उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ देखेंगे? ऐसा होता हुआ नजर आएगा क्या सर? ये रोड लॉजिस्टिक्स Yeah. से डिविएट होना, बाकियों को टूल देना, बाकियों को प्रमोट करना, ऐसा होने वाला है क्या आगे? सो बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि बाकी को प्रमोट करना है, क्योंकि हमारे पास सीवेज भी काफी है, रिवर वे भी है, लेकिन वो इतना डेवलप नहीं है। जैसे अगर कोई और कंट्री देखें आप, जैसे चाइना, उसमें ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। सो क्या हम अपने यहाँ पे भी ये सारे मोड्स अदर देन जस्ट रोड यूज कर सकते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बार ऑन द रोड इज वेरी हैवी। सो मल्टीमोडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। तो आप देखेंगे कि बाकी के ऊपर भी फोकस आएगा। ये नहीं कि डीफोकस हो रहा रोड एनीवे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक पार्क, ये सब हेल्प करेंगे, बहुत कुछ चीजें करें, बट उसमें और नई चीजों की समावेश भी होगी। सो दैट इज हाउ टू लुक एट इट कि ये भारत को जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10%, ये सब के लिए एक मजबूत रीढ़ की हड्डी चाहिए, और रीढ़ की हड्डी है लॉजिस्टिक। और ये जो चीता पॉलिसी की है स्पीड वो से भाग मजबूत सके, ये भी मेंशन था। पार्थसारथी सर, थैंक यू सो मच ये पॉलिसी समझाने के लिए। वीरू, अब सवाल लाइए जो फ्राइडे को पूछा था आपने। हाँ आशीष, सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, ये एक पुस्तक थी, और ये किसने लिखी थी, इसके राइटर कौन से, ये मेरा प्रश्न था। मुझे लगता है आप खूब पढ़ के आए होंगे। जवाब देना आज पसंद करेंगे आशीष? नहीं, आपने उसके साथ पूछा था इसकी कुछ खासियत ऐसे, तो मैं जवाब तो इनफैक्ट आपने सवाल पूछा नहीं, ट्विटर पे जवाब मेरे पास रेडी, मुझे तो गूगल की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बताए मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी अरे लीजिए, जिम कॉर्बेट साहब ने लिखी थी ये। जी हाँ, जिम कॉर्बेट साहब, जुलाई 1975 उनका काल था, और करीब करीब मार्च 1955। लेकिन ये बुक जो थी 1944 में उनकी तरफ से लिखी गई थी आशीष, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। दरअसल किताबें उन्होंने कई लिखी थी, लेकिन वो छोटे छोटे अध्याय थे उनके एक्सपीरियंस को लेकर। लेकिन 1944 में जब ये पुस्तक आई, इसमें लगभग 10 कहानियाँ इनकी पूरी हंटिंग को लेकर, एडवर्ड जेम्स जो थे कॉर्बेट, इनके पूरे उस हंटिंग की जो दौर था उसका जिक्र इन्होंने किया है। आशीष, आप यकीन मानिए उस दौर में एक से एक इस एरिया में टाइगर्स थे और लेपर्ड्स थे। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 7-8 साल तक रुद्रप्रयाग में एक लेपर्ड था जिसने करीब करीब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 125 लोगों को मारा। लेकिन कहा जाता है कि वो इतना शार्प और इतना एग्रेसिव मैन ईटर था कि पूछिए मत। 15 बकरी बांध दीजिए और एक इंसान, तो वो इंसान को खाता था। उसका अगर आप देखें शिकार, फाइनली अगर आप देखें, उन्होंने करीब करीब 1926 के आसपास किया। एक बंगाल टाइगर था जिसको कहा जाता है फीमेल बंगाल टाइगर, जिसने लगभग जिसको कहते हैं कि 400 लोगों की वो मौत का कारण थी। तो इन्हीं 10 स्टोरीज को सम्मिलित करके उन्होंने ये किताब लिखी थी, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। आशीष, बढ़िया। और ये जो 2-3 स्टोरीज है ना, ये स्पेशली बंगाल टाइगर वाली, इसको कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। और उन्हीं के नाम पे ये जंगल का नाम था जिम कॉर्बेट। जंगल के नाम से याद आया, मैं जंगल में शेर दिखते ही नहीं है, मैं तो जा चुका हूँ। हाँ, गया था मैं, वो इनर सर्कल, इनर कोर फर्जा घुमा दिया उन्होंने, कुछ दिखा नहीं, हाथी वाथी दिख गए बस बहुत सारे। लेकिन आज का सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा, ये आप सबके लिए। लाइए भाई स्क्रीन पे आज का सवाल क्विकली। ये कार खास क्यों है? कोई आइडिया?
यार एक तो उसका दरवाजा आगे करना है। हो सकता है आपका, सब अपना अपना आंसर दे सकते हैं। वीरू देखिए स्क्रीन पे, ये जो कार है ये खास क्यों है ये बताना है। टोयोटा की कार है ये, लग रहा है। हो सकता है ये कल ही पता चलेगा 10 मिनट। अमित सेठ साहब आंसर बताएगा ये कार के बारे में? नहीं सर, ये देख के नहीं समझ आ रहा है। चलिए आप, अब ट्विटर वैसे थोड़ी देर में रिप्लाई दे देगा आपको, सही सही आंसर आने वाले लोगों के। लेकिन ये सवाल छोड़े जा रहा हूं। नीरज जी ओवर टू यू भाई। बिल्कुल, वैसे कार अच्छी एम्बेसडर टाइप की दिख रही है बिल्कुल। फिएट एम्बेसडर, वो पुराने जमाने का उल्टा दरवाजा, अब खास क्या आपको ढूंढना है भाई? चलिए हमारे दोस्त लोग भी ट्विटर पे ढूंढ के तुरंत बताते हैं कि क्या है। और इस बीच जो है बाजार ने बढ़िया शानदार जो है पलटवार करते हुए रिकवरी की, और बैंक निफ्टी देखिए आप 325 पॉइंट मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की और आपके सवालों के जवाब देंगे। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में शानदार